ओके तो आगे चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2/n plus and so on up till greatest integer of x plus n minus 1/n. This is integral part of nx जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लिया n का वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मूले का मतलब ये कि मान लिया हमने n का वैल्यू 3 लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस 2/3 दिस विल बी इक्वल्स टू 3x का इंटीग्रल पार्ट। फॉर एग्जांपल ये हो गया। अच्छा, फॉर्मूला आया कैसे? तो देखो इसको एक तो हम पीरियोडिसिटी से प्रूव कर सकते हैं, आगे चल के जब हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उसके बाद सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ, देन यू कैन प्रूव इट। दूसरा क्या हो गया कि हम x की जगह i प्लस एफ रख सकते हैं। ये ठीक है, मतलब x की जगह इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट हमने रखा, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, केसेस बनेगा, उसके बाद भी प्रूव कर सकते हैं। तो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल बिकॉज दैट विल ईट आवर कंसिडरेबल टाइम, बट यू कैन ट्राई इट। ये ठीक, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड थिंग, अगर मान लिया हमने 2 लिया वैल्यू x प्लस हाफ, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2x का इंटीग्रल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, solve the followings. First, greatest integer of x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। मान लिया ये क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था उसके हिसाब से एक इंटीजर का स्क्वायर 9 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी स्क्वायर रूट ले लिया -3 और 3। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर i का सोल्यूशन पहले हम पढ़ा चुके हैं कि i से लेके i प्लस 1 तक जाएगा, तो इसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू i से लेके i प्लस 1 यूनियन इसकी वजह से आ जाएगा i से लेके i प्लस 1। ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, इंटीग्रल पार्ट बाहर है, स्क्वायर अंदर है, यहाँ पे स्क्वायर बाहर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी हो, उसका इंटीग्रल पार्ट अगर 9 है, अगर 9 है तो जो भी अंदर क्वांटिटी लिखा है वो i से लेके i प्लस 1 तक चला जाएगा। ये ठीक है, दिस इज नथिंग बट यही वाली चीज लिखी हुई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू -3, तो -3 से -2 तक चला जाएगा। तो उसी तरीके से ये 9 से लेके 10 तक चला जाएगा। क्या चला जाएगा? जो भी अंदर लिखा हो। तो इस हिसाब से यू विल गेट x स्क्वायर 9 to 10 ओपन। ठीक है, अब ये बेसिकली एक इनइक्वालिटी आ गया, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 लेस देन 10। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, विच आई एम श्योर कि हमने 11th में सीखा होगा कि इसको हमने सेपरेट कर दिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, इसको सेपरेट कर दिया x लेस देन 10, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लिया क्योंकि इसके बीच में एंड है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये ठीक है, यहाँ से वो आएगा x बिलोंग्स टू -√10 से -3 क्लोज्ड यूनियन 3 क्लोज्ड से √10। ये इनइक्वालिटी सॉल्विंग है जो हमने 11th में सीखा था। ठीक है, तो नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो।
थर्ड क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. फोर्थ क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x minus 3 is equals to 5.7. Fifth question is integral part of 2x plus 3 is greater than equals to 5.3. Sixth is greatest integer of x square is 3. ठीक है, सोचो इसके ऊपर 1 मिनट के लिए, देन विल स्टार्ट. देखो इसमें एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, दैट विल बी नॉन नेगेटिव. वाई स्क्वायर की वैल्यू भी नॉन नेगेटिव रहेगी. तो दो नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करके अगर 1 आया है, ठीक है, प्लस ये बॉक्स लगाने का मतलब क्या है कि ये दोनों इंटीजर हैं. तो अल्टीमेटली ये एक इंटीजर हो गया जो नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसे ये एक इंटीजर हो गया जो नेगेटिव नहीं हो सकता. अब दो इंटीजर को जोड़ के 1 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स एक इंटीजर 1 होना चाहिए, दूसरा 0 होना चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता. ऐसा हो नहीं सकता कि ये 2 हो जाए, ये -1 हो जाए और एडिशन 1 आ जाए. ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, तो नेगेटिव का स्कोप खत्म हो गया. तो इसके सोल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, आइदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और उल्टा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये तो एक्स और वाई में सिमेट्रिक है. इनमें से कोई भी एक सॉल्व कर लिया और उसी के जैसा दूसरा का आंसर आ जाएगा, उसी को देख के दूसरे का आंसर आ जाएगा. तो ये तो अभी हमने सॉल्व किया था. ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर गोज फ्रॉम 1 to 2 एंड वाई स्क्वायर गोज फ्रॉम 0 से 1 ओपन. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अभी जो सॉल्व किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, -2 से -1 यूनियन 1 से √2 एंड y बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 to 1. ये आंसर हो गया. ये ठीक है. अगर एक आंसर ये है तो इसी को देख के हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा. x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू -√2 से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 से √2 क्लोज ओपन. ठीक है, एग्जैक्टली ये आंसर आएगा. मतलब इंटरवल्स में आंसर आ गया, x बराबर इतना, y बराबर इतना, x बराबर इतना, y बराबर इतना. ठीक है, अगर इस सॉल्यूशन को हमें x एक्सिस और y एक्सिस पे शो करना पड़े तो x बिलोंग्स टू -√2 से -1. इसका मतलब क्या कि x बराबर -1 एक लाइन खींचा, -√2 एक लाइन खींचा, और y बिलोंग्स टू -1 से 1, ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, उनके बीच का जो एरिया आएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन. मतलब इस सॉल्यूशन को अगर मैं बहुत क्विकली प्लॉट करूं x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, -√2 से -1 एंड 1 से लेके √2 तक, और y का वैल्यू हमने क्या लिया है, -1 से लेके y इज इक्वल टू 1 तक. x इतना, मतलब ये हो गया, x तो हो गया -√2 और -1 के बीच में, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये x एक्सिस है. या फिर x हो गया 1 और √2 के बीच में और y इन दोनों के बीच में, तो ये सोल्यूशन हो गया. ठीक है, अब इसमें भी क्या है, देखो ओपन और क्लोज का देखना पड़ेगा. -1 पे क्लोज है तो ये तो आंसर में आएगा. ठीक है, बाकी -√2 पे ओपन है तो ये हमें ऐसे करना पड़ेगा. डॉटेड लाइन का मतलब क्या कि ये सोल्यूशन में नहीं है. y में दोनों पे ओपन है तो ये भी डॉटेड हो जाएगा और ये भी डॉटेड हो जाएगा. तो ऐसे करके, मतलब ऐसे शेडेड करते नहीं है, ये तो क्लोज हो जाएगा, ये डॉटेड लाइंस हो जाएंगे. ऐसे ही इसमें ये तो फिल्ड रहेगा, ये सब डॉटेड हो जाएगा. ठीक है, ये आंसर आया. अब जैसे ये सोल्यूशन आया है वैसे ही ये और एक्स्ट्रा आ जाएगा. इस शेडेड पार्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट उठाएं, मान लिया ये, इसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा उसको उठाएं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. हम बोलें कि
इसके हमने सारे सोल्यूशन को प्लॉट किया एक्स वाई एक्सिस पे, तो फिर जो हमारा एरिया आया वो कितना होगा, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है रादर देन आस्किंग द सोल्यूशन डायरेक्टली। ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5.7। देखो अगर इंटीजर के अंदर कुछ भी लिखा हो, अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, ये पूरा तो इंटीजर ही होगा और ये इंटीजर हो नहीं सकता, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो हम चाहते हैं कि यही पूछा जाए, नो सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हमें करने के लिए कुछ है ही। केवल अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड तो इंटीजर है और राइट हैंड साइड इंटीजर है ही नहीं, तो आंसर आएगा ही नहीं, तो नो सोल्यूशन। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। फिफ्थ पार्ट इज 5.3। देखो ऐसा क्वेश्चन देने का पर्पस क्या था कि ये तो नो सोल्यूशन हो गया। जब हमने ये क्वेश्चन लिखा, जब यूजली हम ये क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या है गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे ये 5.7 था, यहाँ आंसर नहीं आया तो यहाँ पे भी आंसर नहीं आएगा। बट यहाँ इसने बराबर थोड़ा ना बोला है, उसने ये थोड़ा ना कि ये इंटीजर इसके बराबर होना चाहिए। ही इज गिविंग यू एन ऑप्शन कि अगर ये इंटीजर इसके बराबर है चलेगा, अगर ये इंटीजर इससे बड़ा है तो भी चलेगा। तो 5.3 से बड़ा, जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा, इसका मतलब क्या कि इसका आंसर तो आएगा। ये तो ऐसे हो जाएगा 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब अगर ये इंटीजर 6 हो जाए तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 6 से बड़ा कोई इंटीजर आ जाए तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब दिस वी हैव ऑलरेडी डन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हमने पहले कर चुके हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू i है तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू i से i प्लस 1। तो उसी हिसाब से जो भी अंदर लिखा है 2x प्लस 3, उसका सोल्यूशन आ जाएगा 7 क्लोज्ड से इंफिनिटी। सॉरी, i प्लस 1 तो कब आता है, जब बराबर हो। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है तो ये इंफिनिटी तक जाएगा, चला गया इंफिनिटी तक। अब 3 को उधर ले जाओ तो 2x बिलोंग्स टू 3 को उधर ले जाने का मतलब क्या, 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 4 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ये ठीक है, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। फिर आगे 6th क्वेश्चन, अगेन वही बात। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर था, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कुछ भी रखोगे, ये जो इंटीग्रल पार्ट है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये तो एक इंटीजर ही होगा, उसका स्क्वायर 3 है। तो ऐसा तो कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 हो जाए। या फिर इट इज़ नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर प्लस माइनस √3। तो ये तो एग्जैक्टली इसी तरह की चीज़ होगी कि यहाँ तो इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है। उसका मतलब क्या है कि ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन चाहिए होते हैं। और जो है नो सॉल्यूशंस, ये ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इसका सॉल्यूशन सेट 5 है। तो आई विल से पॉज इट डाउन एंड नोट। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ग्राफ क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ठीक है, जिसको वी विल ऑल्सो रेफर एज ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो जब हमारा ये फंक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद वी विल टीच इट इन डिटेल, ये ठीक है, सेपरेटली पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बट बिकॉज ग्राफ्स की बात चल रही है तो फिर हम इसका अभी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ये ठीक है, और ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ को याद कर लिया, बाकी की जो प्रॉपर्टीज होगी वो उस चैप्टर में हम सेपरेटली पढ़ेंगे।
तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि क्रूडली मतलब क्या है। अगर देखो तुमसे पूछा जाए कि साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो x क्या होगा, तो बचपन में तो हम क्या बोलेंगे 30 डिग्री या फिर π/6, ठीक है। 11th में जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया तो जनरल सोल्यूशन बता देंगे दिस प्लस 2n पाई, कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं, एंड ऐसे ही 5π/6 प्लस 2n पाई, इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। बट क्रूडली अभी 2n पाई को तो एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, हम तो ये बोलते हैं एंगल आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, तो हाफ के करस्पॉन्डिंग एंगल π/6 बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर हमने बोला कि साइन एक्स का वैल्यू √3/2 है, तो ऑफ कोर्स एक्स को हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, 60 डिग्री पे साइन का वैल्यू √3/2 आ जाएगा, यहां तक भी वेल एंड गुड, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, अगर मैंने बोला कि साइन एक्स बराबर 1/5, तो साइन एक्स का वैल्यू 1/5 तो हो सकता है, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो तो -1 से +1 तक के बीच में होती है, तो बीच में एक 1/5 भी आएगा, वो तो बात सही है। बट 1/5 के लिए एंगल क्या है, जैसे यहाँ तो हमने π/3 लिख दिया, यहाँ π/6 लिख दिया, तो उस 1/5 के लिए एंगल क्या है, वो एंगल हमें नहीं पता, क्योंकि वैल्यू तो हमें बस 3-4 ही पता है, 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0, बस, ठीक है। और अगर 11th में याद किया होगा तो 18 डिग्री याद किया होगा, 36 याद किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये ठीक है, या फिर 75 डिग्री, इस तरह की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बट अगर मान लिया कोई ऐसी अजीब सी वैल्यू आ जाए जो उसकी रेंज के अंदर तो है, अब ऐसे तो इन्फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। मान लिया हमने मेहनत कर करा के हमने 1/5 की वैल्यू, मतलब 1/5 पे एंगल वाली वैल्यू निकाल लिया, एंगल निकाल लिया किसी तरीके से, तो फिर मैंने बोला कि 1/5.3 क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे कब तक करते फिरेंगे, दे आर इन्फाइनाइट एंगल्स। तो उसके लिए हमने एक मेथड क्या डिवाइस किया कि चलो जो वैल्यू हमें आता है वो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस तरह के एंगल्स को बताने के लिए यहाँ पे x क्या हो, हम इसको ऐसे बोल देंगे कि x बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है, कि सॉरी साइन इनवर्स x नहीं, साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए कि वो कौन सा एंगल है जिस पे साइन की वैल्यू 1/5 आ जाए, तो मैं बोलूँगा ये एंगल है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मुझे पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है, तो हम बोलेंगे ये है, ठीक है। दिस साइन इनवर्स 1/5 इज बेसिकली एन एंगल विच इज कन्वेइंग यू द इंफॉर्मेशन। ये क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ये वो एंगल है जिसके साइन का वैल्यू 1/5 है, ठीक है, वेल एंड गुड। अब मेरे से पूछा जाए कि वो कौन सा एंगल है जिसके साइन का वैल्यू 1/7 है, तो बहुत ईजी हो गया, हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1/7, हम ये एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि साइन में तो एक वैल्यू जैसे 1/, यहाँ पे जो लोगे हाफ वैल्यू इनफाइनाइट जगह पे मिलेगी, π/6 पे भी मिलेगी, फिर 2π + π/6 पे भी सेम वैल्यू मिलेगी, 4π + π/6 पे ही वो मिलेगा, 8π + π/6 पे भी वो, इनफाइनाइट एंगल्स हैं। बट अभी तो हम किसकी बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो साइन इनवर्स 1/7 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो एंगल है जिस पे साइन की वैल्यू 1/7 आएगी, ये ठीक है। इस बात को डिनोट करने के लिए हमने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसे ही अगर हमने बोला कि tan इनवर्स √3 क्या है, तो ये वो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये वो एंगल है जिस एंगल के tan का वैल्यू √3 होता है, ये ठीक है। √3 तो हमें पता है कि π/3 पे होता है tan की वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है वो π/3 है, ये ठीक है। और किसी क्वाड्रेंट में ले जाना हो तो हम इसमें 2π जोड़ के पाई से घटा के इस तरीके से बाकी क्वाड्रेंट में लेकर ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का 0 से 90 के बीच में जो एंगल आएगा वो ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हमें दिख रहा है ऐसी π/3 है। बट अगर मैं लिख दूँ कि tan इनवर्स 3 क्या है, तो ये भी एक एंगल है, ठीक है। tan की रेंज तो r होती है, ये हमने लिखाया था। तो tan इनवर्स 3 क्या है, ये भी एक एंगल है जिसके tan का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मेरे को पाई वाई के टर्म्स में नहीं पता, मतलब मेरे को नहीं, किसी को भी नहीं पता एज सच, ये ठीक है, जानने की जरूरत भी नहीं है। बट ये लिखने का एक कन्वीनियंट तरीका हो गया। अगर कोई मेरे से ये बोले
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच में वो एंगल बताओ जहाँ पे tan की वैल्यू 50 आए। तुम बोलोगे कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, tan इनवर्स की जगह 50, tan इनवर्स 50 लिख दिया हमने, ये एंगल है वो, ठीक है। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं इसकी तो वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हमने यही है, यही वैल्यू है, क्या बुराई है इसमें बताओ। तो इनवर्स इज बेसिकली इज ए मेथड ऑफ राइटिंग एंगल्स जिसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज नहीं पता, ठीक है। तो अब इसको हम फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने साइन इनवर्स लिखा, साइन इनवर्स 1/5 लिखा, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये वो एंगल है, मतलब एक बार और अगर मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/5, तो पहली बात तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि ये जो सारी चीज लिखी हुई है वो एक एंगल है, मान लिया थीटा, ठीक है, जिसके साइन का वैल्यू मतलब साइन थीटा 1/5 होगा, ये ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स 1/5 बराबर थीटा लिखा है तो हम क्या बोलेंगे, पहली बात तो ये एंगल है, ठीक है, मान लिया थीटा, तो कौन सा एंगल है, जिस एंगल के साइन का वैल्यू 1/5 है, पहली बात तो ये होगी। अब ऐसे तो इन्फाइनाइट एंगल होंगे, तो हमने क्या बोला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 0 और 90 के बीच में ही आएगा, सही है। ऐसे ही अगर मान लिया हमने लिखा tan इनवर्स 1/5 क्या है, तो ये भी एक एंगल है, मान लिया अल्फा, ये ठीक है, ये अलग चीज है। तो यहाँ tan लिखने का मतलब क्या है कि इस एंगल के जिसको हमने अल्फा बोला है, tan की वैल्यू 1/5 होगी। यहाँ पे साइन इनवर्स लिखने का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू 1/5 होगी, तो यहाँ पे tan अल्फा विल बी 1/5 प्लस जो अल्फा होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा, या 0 और π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो कॉट इनवर्स लिखा होगा तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मान लिया हम ऐसे लिख दें साइन इनवर्स 3 क्या है, तो फ्लो में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये वो एंगल है जिसके साइन की वैल्यू 3 है, तो साइन की वैल्यू 3 कभी आता ही नहीं है। तो ये जो वैल्यू लिखा होगा दिस इज अनडिफाइंड, साइन की वैल्यू कभी 3 थोड़ा आती है। तो इस बात से ये समझ में आ गया होगा कि यहां जो बेसिकली नंबर लिखा जाएगा वो रेंज ऑफ साइन विच इज -1 to 1, इसी के बीच में से आना चाहिए, ठीक है, इसी के बीच में से आना चाहिए, तभी डिफाइन होगा। वरना अगर मैंने बोला कि साइन इनवर्स 3 थीटा है, उसका मतलब क्या है कि साइन थीटा 3 होगा, तो साइन थीटा तो 3 हो ही नहीं सकता। tan में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं tan इनवर्स 1/5 की जगह यहाँ 50 लिख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि tan की रेंज आ होती है, ठीक है। तो विद दिस बैकग्राउंड नाउ वी विल स्टार्ट t इनवर्स x बेसिकली क्या है, इज एन एंगल, ठीक है, मान लिया थीटा, t रेशियो ऑफ विच इज x, ठीक है। t रेशियो का मतलब क्या है कि अगर साइन इनवर्स x है तो साइन ऑफ दिस एंगल इज x, अगर ये cos इनवर्स x लिखा है तो ये वो एंगल है जिसके cos का वैल्यू, t रेशियो मतलब करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है cos का वैल्यू x के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है उसका मतलब क्या है, दैट इज t ऑफ x बराबर थीटा। t किसके लिए यूज करें, साइन कॉस टेन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो 6 हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, ये ठीक है, एंड कॉट, सबके लिए यूज करें, उनको एक साथ मिला के t लिख लिया हमने, साइन है तो साइन का हो गया, कॉस है तो कॉस का हो गया, एंड सो ऑन, ये ठीक है। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ कि t इनवर्स x इज एन एंगल t रेशियो विच इज x, केवल इतना बोल दें तो काम नहीं चलता। मतलब अगर मैंने बोला कि साइन इनवर्स हाफ क्या है, तो हम बोलेंगे ये वो एंगल थीटा है सच दैट साइन थीटा इज हाफ। अगर इतना बोल के चुप हो जाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ में तो इन्फाइनाइट एंगल्स आ जाएंगे, ये ठीक है। साइन का ग्राफ ऐसे होता है, तो इसमें जो वैल्यू ये हाफ है वो तो यहाँ पे भी आ रहा है π/6 पे, फिर यहाँ पे भी आ रहा है 5π/6 पे, फिर यहाँ पे भी आ रहा है, तो ऐसे तो इन्फाइनाइट जगह आ जाएगा, ये कट करता ही चला जाएगा। तो हमें और कंडीशन इंपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर तो यूनिक चाहिए, जब जिस एंगल की हम बात करें वो तो एक ही एंगल चाहिए, तो वो हम ऐसे बोलेंगे t इनवर्स x इज एन एंगल थीटा, t रेशियो ऑफ विच इज x, ये ठीक है, एंड दिस एंगल लाइज
इन प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। एंड ये जो एंगल है वो प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है। उसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल रेंज का मतलब क्या है, दैट इज, अब हमने दो ग्रुप में तोड़ दिया ये, ठीक है। फॉर ग्रुप वन, ग्रुप वन में कौन कौन है, साइन इनवर्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स। इसमें जो एंगल का प्रिंसिपल रेंज है दैट इज बिटवीन -π/2 एंड π/2, ये ठीक है, इट इज बिटवीन -π/2 एंड π/2, ठीक है। मतलब जो भी ये एंगल ढूंढा जाएगा, जैसे हम लोग ना कि साइन इनवर्स 1/5 इज एन एंगल, तो वो एंगल कहाँ पे लाई करना चाहिए, -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो -90 से +90 लेने में क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 0 और 90 के बीच में, नेगेटिव आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा -90 और 0 के बीच में। तो सारी वैल्यू कवर हो जाएंगी, चाहे यहाँ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एंगल हमारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो ग्रुप 2 है, बाकी के जो 3 फंक्शंस बच गए, कॉस इनवर्स, मतलब यहाँ पे x लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ये ठीक है। इनके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज बिटवीन 0 एंड π, ठीक। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। मतलब जो अभी तक हमने बोला उसका ग्राफ में हम ऐसे बोलेंगे कि देखो ये हो गया 0, यहाँ से गए π/2 तक और यहाँ से गए -π/2 तक। तो ये -π/2 से π/2, इसमें तो एंगल कौन जनरेट करेगा, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। इनकी वैल्यू इसी के बीच में आ सकती है, बाहर नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरा हो गया ग्रुप 0 से π, ये 0 से चालू हुआ π तक गए, इसमें कौन होगा, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ठीक है। ऐसे क्यों डिवाइड किया, देखो साइन और कोसेक के साथ तो जेन्युइन प्रॉब्लम था, पॉजिटिव वैल्यू तो उन्होंने यहां से कवर कर लिया, बट नेगेटिव वैल्यू तो यहां पे आता ही नहीं है, साइन का यहां तो पॉजिटिव ही रहता है, तो नेगेटिव वैल्यू कवर करने के लिए हमें इधर जाना पड़ा, ठीक है। सेम प्रॉब्लम कॉस और सेक के साथ है, कॉस और सेक इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव तो यहां पे आ ही गया, तो नेगेटिव कवर करने के लिए हमें यहां जाना पड़ा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने इसको ऐसे बोला कि अगर वैल्यू होगा पॉजिटिव तो चाहे इन 6 में से कोई भी हो, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। और अगर वैल्यू हुआ नेगेटिव तो इन तीनों के लिए तो फोर्थ में आएगा, इन तीनों के लिए इधर आएगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका, अभी बता देते हैं। देखो साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स -√3/2, थर्ड टैन इनवर्स √3, फोर्थ कॉट इनवर्स √3, ये ठीक है। फिफ्थ कॉट इनवर्स -1, सिक्स्थ कोसेक इनवर्स -1, सेवेंथ टैन इनवर्स -1/√3, एट्थ कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। जो भी इन्वर्स लिखा है, इन्वर्स इन्वर्स इन्वर्स, ये सारे एंगल्स हैं, ठीक है। अभी तो जो हमने अंदर वैल्यूज लिया वो नोन वैल्यूज लिखे ताकि आंसर लिख पाए ना, ताकि हमें समझ में आ जाए कौन सा एंगल आएगा कहाँ पे। तो इसमें देखो ऐसे कि साइन इनवर्स हाफ, तो हम सोचेंगे हाफ कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, 30 डिग्री π/6, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा, तो हमने सीधा लिख लिया π/6, ठीक है। फिर आया साइन इनवर्स -√3/2, तो 1 मिनट के लिए माइनस भूल जाओ, √3/2 साइन में कहाँ पे वैल्यू आता है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लस का
होता वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे 60 आ जाता π/3। बट माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू के लिए तो हम कहाँ जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इधर जाने के लिए क्लॉकवाइज ये -θ हो जाएगा। तो फिर हम क्या बोलेंगे, -π/3। पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आया विच इज π/3, नेगेटिव की वजह से अगर साइन इनवर्स है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को भेजने का तरीका क्या है कि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल आया उसके सामने बस माइनस लगा दिया और कुछ नहीं किया। तो हमने माइनस लगा दिया तो -π/3 हो गया, बस हो गया काम हमारा। ठीक है। अब ऐसे ही tan इनवर्स √3, तो √3 tan में कहाँ आता है, π/3। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सीधा π/3। ठीक है। cot इनवर्स √3, cot इनवर्स में √3 कहाँ पे आता है, जहाँ पे भी tan इनवर्स में 1/√3 आएगा, मतलब 30 डिग्री, π/6। पॉजिटिव है तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता साइन कॉस tan क्या है, सबका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो एज इट इज π/6। ठीक है। अब आते हैं cot इनवर्स। cot इनवर्स -1 में, पहले माइनस को भूल जाओ, 1 वैल्यू कहाँ पे आएगा, cot में 1 वैल्यू कहाँ पे आएगा, π/4। ठीक है। बट ये तो माइनस है, तो अब मेरे को इधर जाना पड़ेगा। तो इधर हम कैसे करेंगे, इधर जाने के लिए देखो फोर्थ में तो जाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल निकाला, ठीक है, उसके आगे सीधा माइनस लगा दिया। बट अगर इधर जाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे π-θ करेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो cot इनवर्स है, -1 आया, ध्यान से सुना, cot इनवर्स है, -1 आया, माइनस को भूल गए, 1 आया। फिर मैंने सोचा कि cot की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, तो मेरे को लगा 45 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल सोचा 45 डिग्री। फिर मैंने ये देखा कि ये तो नेगेटिव है तो या तो सेकंड में जाएंगे क्वाड्रेंट में या फोर्थ में जाएंगे। तो ये कौन से ग्रुप में आता है, cot इनवर्स आता है यहाँ पे ग्रुप 2 में। तो उसमें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, हमें क्यों जाना पड़ेगा वो आगे चल के पढ़ाएंगे, अभी तो इतना ही मान लिया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है कि जो भी हमारा 45 आया था उसको पाई में से घटा दिया। फोर्थ में तो जाने के लिए सीधा माइनस लगा दिया, सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस इतना कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3π/4। तो ऐसे ही कोसेक इनवर्स -1, तो नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे आएगी साइन की भी, विच इज -π/2। tan इनवर्स -1/√3, 1/√3 कहाँ पे आएगा tan इनवर्स में, π/6। नेगेटिव है, tan इनवर्स ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, तो उसमें तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का स्टाइल क्या है, सीधा एंगल क्या गया, माइनस लगा दिया, तो -π/6। कॉस इनवर्स में -½ तो कॉस इनवर्स हाफ वैल्यू कहाँ पे आता है, कॉस इनवर्स में 60 डिग्री, π/3। कॉस इनवर्स ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव होती तो सीधा π/3 हो जाता, पॉजिटिव में तो सारे ही केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल आता है। बट इसमें क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में जाने का स्टाइल क्या है, π-π/3। सो दिस विल बी 2π/3, ये आएगा। तो आई होप हमें बेसिक आइडिया तो हो गया होगा कि इनवर्स क्या करते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, जो बात चल रही थी वो क्या था, इनवर्स के ग्राफ। तो अब ग्राफ बना लिए इनके और उनको याद कर लिया अच्छी तरह। y = sin इनवर्स x, ठीक है, ऐसे आएगा। जीरो y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस। सेकेंड y = cos इनवर्स x, तो वो ऐसे आएगा 1
ये π/2, ठीक है, एक्स एक्सिस। फिर थर्ड आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो वो फिर ऐसे आएगा, ये -π/2 0 π/2, ठीक है। ऑफकोर्स ये दोनों एसिम्पटोट्स हो गए, डोमेन इसका r हो गया। फोर्थ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये 4 ग्राफ्स बना लिया, अभी बाकी 2 बनाएंगे, ठीक है। नोटेड डाउन पॉज करके। फिफ्थ हो जाएगा y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, या कोसेक का बना लेते हैं पहले, ये हो गया। एंड लास्ट ग्राफ क्या आया, सिक्स्थ, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, ठीक है। ये ग्राफ आएगा 0 x एक्सिस, तो बना लिया, नोट कर लिया इसको। ठीक है, चलो अभी तो ग्राफ याद कर लिया इसका अच्छी तरह, बस हम ग्राफ यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। हमने बताया था ग्राफ 3 पार्ट में है। पहला पार्ट तो क्या हो गया, ये जो हमने बोला बेसिक कर्व्स। दूसरा पार्ट क्या हो गया, इन बेसिक कर्व्स को यूज करके हम कुछ ग्राफ और बना सकते हैं आसानी से। और तीसरा पार्ट जो है कर्व स्केचिंग, वो काफी बाद में आएगा, ठीक है। तो अभी तो हम सेकंड पार्ट पे आएंगे, एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ये ठीक है, ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम सर्टेन प्रोसेस डिफाइन करके बेसिक कर्व की हेल्प से कुछ कर्व्स और बना सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा, मतलब तुम इसको ऐसे मानो कि मान लिया मेरे को y इज इक्वल टू एफ एक्स, कुछ भी लिखा हो, साइन कॉस टेन कुछ भी लिखा हो, इसका ग्राफ मेरे को पता है, मान लिया ऐसे ग्राफ है, ठीक है। अब हम बोलें कि y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ कैसे आएगा,
तो इसको तो पहले हम बोलेंगे कि अच्छा, सबसे पहली बात तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसका इक्वेशन अलग है, इसका इक्वेशन अलग है, इसका ग्राफ अलग आएगा, इसका ग्राफ अलग आएगा। बस हम इसके ग्राफ की हेल्प से बनाएंगे, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट ग्राफ तो अलग आएगा ऑफकोर्स। अगर ग्राफ सेम आए तो हम ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिर तो यही बना ही हुआ है, ठीक है। अब हेल्प से कैसे बनाएंगे, तो हम इसका प्रोसेस डिफाइन करेंगे कि देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने क्या किया है कि f के ऊपर मॉड लगाया है, ठीक है। तो जब f के ऊपर मॉड लगाते हैं तो ग्राफ में क्या चेंज आता है, वो चेंज ये आता है कि जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऊपर चला जाता है मतलब जो ऊपर ऐसे ग्राफ है ये तो चेंज हुआ नहीं, नीचे वाला कुछ ऐसे हो गया, ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ गया, तो ये जो ग्राफ है वो इसका आएगा, ठीक है। तो f को f मॉड f से रिप्लेस किया है, इसको तो हम बोलेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, ठीक है। फिर नीचे वाला ग्राफ ऊपर गया है, इसको हम बोलेंगे ये प्रोसेस है। मतलब अगर मेरे को f को मॉड f से रिप्लेस करना है तो जो ओरिजिनल ग्राफ होगा उसमें नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा नए ग्राफ में। अब ये बात हमेशा सही है, चाहे तुम्हारा फंक्शन f कुछ भी हो, साइन हो, कॉस हो, साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, ई रेज़ टू पावर x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्रोसेस है बस हमें ये याद रखना है। तो इस तरह की बेसिकली हम 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, बस वो याद रखना है, बाकी सब उसी से हम डील कर सकते हैं जो भी काम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह यू विल फाइंड के उल्टे सीधे और 50 ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, बट उसका जरूरत नहीं है। जो x पे लगाया है वो हम y पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने x को -x से रिप्लेस किया या y को -y से रिप्लेस किया, तो दोनों का जो प्रोसेस होगा सिमेट्रिक ही होगा। अगर मेरे को x वाला पता है कि क्या है प्रोसेस, तो y वाला तो सिमेट्री से निकाल सकते हैं, तो वो कोई 2 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गया, वहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस तरह का काम कर रहे हैं, ये बस समझाया गया है, ठीक है। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे सीरियल नंबर, हमारा स्टार्टिंग का y बराबर fx मान लिया दे रखा है, ठीक है। सीरियल नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेस। तो सीरियल नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि मान लिया हमने बोला कि x की जगह -x रखा, ये ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले y बराबर fx था, ये चेंज होके y बराबर इस x की जगह -x रखा है, तो ये आ जाएगा y बराबर fx से y बराबर f ऑफ -x, इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो x की इसका ग्राफ मेरे को पता है, ये ठीक है, तभी उन्हीं ग्राफ्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा जिनका ग्राफ मेरे को पहले से आता है, ये ठीक है। तो ये कोई बेसिक कर्व होगा, मान लिया y बराबर ई रेज़ टू पावर x, उसमें हमने x की जगह -x रखा, तो ये एक नया कर्व हो जाएगा y बराबर ई रेज़ टू पावर -x। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो प्रोसेस क्या है x को -x से रिप्लेस करने का, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर कर्व अबाउट y एक्सिस। अगर हमने x को -x से रिप्लेस किया तो y एक्सिस के अबाउट ग्राफ को पलट दिया, फ्लिप कर दिया, इधर वाला ग्राफ इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास कोई ग्राफ है y बराबर ln x का, ठीक है। हमने इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, x की जगह -x कर दिया, तो जो नया इक्वेशन आया y बराबर ln -x का, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो ऐसे बनता है, अभी बेसिक ग्राफ में बनाया था हमने, y एक्सिस ये हो गया 1,0। अगर x की जगह -x किया तो हमने इसको y एक्सिस में पलट दिया, तो y एक्सिस में पलटने से क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन उधर आ जाएगा, मतलब इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ग्राफ अलग हो गया, बस हमने उसकी हेल्प से बनाया, -1,0 हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। अब ये एग्जांपल हम जानबूझ के लेते हैं क्योंकि ये एग्जांपल लेते ही कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, ये तो अनडिफाइन है। तो ये अनडिफाइन इसलिए क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया। -x क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आंसर इज कुछ भी हो सकता है, वो तो x पे डिपेंड करता है कि x क्या है। -x में माइनस देख के हम ये नहीं बोलेंगे नेगेटिव होगा,
सही है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू -5 रख दूँ, -5, तो माइनस ऑफ -5 विल बी 5, लॉग बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज ए वेरी वेल डिफाइंड। अगर x नेगेटिव है तो दिख रहा है कि नेगेटिव साइड पे ही ग्राफ आ रहा है, तो x नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। अगर ये अनडिफाइंड होता भी तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये अनडिफाइंड होता तो अपने आप ग्राफ गायब हो जाता है, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आता ही नहीं ग्राफ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि इक्वेशन में x को अगर हम -x से रिप्लेस करें तो क्या होगा, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ इंटायर ग्राफ इन y एक्सिस। ठीक है, सिमेट्री से मतलब 1.1, ये कोई नया नहीं है। अगर हम y को -y से रिप्लेस करें तो लॉजिक क्या बोलता है कि देखो x को जब -x से रिप्लेस किया तो y एक्सिस में लिया, तो अगर हम y को -y से रिप्लेस करें तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, टेक रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। तो फिर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लो। फॉर एग्जांपल ये ठीक है, मान लिया हमारे पास y इज इक्वल टू e⁻x है, उसका ग्राफ ऐसे होता है, ओरिजिन x एक्सिस। हमने इसमें क्या किया, y की जगह -y लिख दिया, तो यह आ गया -y बराबर e⁻x। तो उसने क्या बोला कि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लिया। तो अगर ये ग्राफ है तो इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, ऑफ कोर्स ऐसे आएगा। तो y एक्सिस ओरिजिन x एक्सिस, वहाँ पे 0,1 था, ये 0,-1 हो गया, ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। y को उधर ले जाए तो कुछ चेंज थोड़ा किया हमने, यहां से यहां पे तो हमने चेंज किया, ऑफ कोर्स ग्राफ चेंज हो गया, ठीक है, बट यहां से यहां पे हमने कुछ भी नहीं किया, टर्म्स को रीअरेंज किया है। तो अगर कहीं मान लिया 4/2 लिखा है, हम 2 कैंसिल कर दें तो कुछ नया चीज थोड़ा हो गया, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है, इन दोनों का ग्राफ ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि अगर हमने x की जगह -x रखा तो प्रोसेस क्या था, y एक्सिस में ग्राफ पलट दिया। ठीक है, चलो सेकेंड नंबर, अगर हमने x की जगह ax लिया, मतलब y बराबर fx का ग्राफ पता था, वहां से y बराबर f ऑफ ax ले लिया। ठीक है, a पॉजिटिव ले लिया ऑफ कोर्स। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, वैसे तो क्या होगा अगर हमने x की जगह 2x किया, ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली y एक्सिस, जैसे अगर ये y एक्सिस है तो इसके अलोंग दोनों साइड से हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इतनी मेहनत करने की बजाय हमने क्या किया कि x एक्सिस की स्केलिंग ही चेंज कर दिया। ठीक है, डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑन x एक्सिस बाय a। ठीक है, सिंपल, x एक्सिस की स्केलिंग ही चेंज कर दी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमने y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाया, वो ऐसे बनता है। ये सब जो बेसिक ग्राफ है दैट यू आर सपोज टू मेमोराइज। ठीक है, ऐसे बनता है, दिस इज 1, -1, -2, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके बनता है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, x की जगह x/3 कर दिया, यहाँ से x की जगह x/3 कर दिया। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1/3 है, तो उसने क्या बोला कि देखो वही ग्राफ बना लो वापस। ठीक है, तो जैसा पहले ग्राफ था वैसे ही बना लिया। ठीक है, बस इसने क्या बोला, डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑन x एक्सिस बाय a। ये ठीक है, x एक्सिस की स्केलिंग हमने चेंज कर दिया, जो भी x का कोफिशिएंट आया
मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1/3। तो इन सारी वैल्यूज़ को, केवल x एक्सिस की वैल्यूज़ को, y पे कोई चेंज नहीं होगा, y पे यहाँ पे 1 था तो ये भी 1 ही रहेगा। x एक्सिस वाली वैल्यूज़ को हमने 1/3 से डिवाइड कर दिया। तो अगर इन सब को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा 0, 3, 6, ये हो जाएगा -3, -6, इसके आगे फिर ये आ जाएगा 9, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो अगेन सिंपल IQ का क्वेश्चन है कि हमने x को ax से रिप्लेस किया तो x एक्सिस की सारी वैल्यूज़ को a से डिवाइड कर दिया। अगर हम y को ay से रिप्लेस करें तो y एक्सिस वाली सारी वैल्यूज़ को a से डिवाइड कर देंगे, एज सिंपल एज दिस। तो वो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, दैट यू कैन राइट योरसेल्फ। ठीक है, बस यहाँ से हम ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर मान लिया मैंने लिख दिया 2y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने क्या किया, y को 2y से रिप्लेस कर दिया। तो ग्राफ कैसे बनेगा, वैसे ही ग्राफ बना लिया पहले तो, जैसा पहले से बना हुआ था ये। ठीक है, ऐसे ही बना लिया ये। ठीक है, बस लास्ट में हम स्केलिंग चेंज कर देंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये इक्वेशन हमने चेंज किया है, तो y एक्सिस की स्केलिंग चेंज होगी, x एक्सिस की अब टच नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा -1, -2। y एक्सिस में क्या होगा, जो भी कोफिशिएंट है, जैसे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो पहले ये 1 था, अब 2 से डिवाइड कर दिया तो ये अब हाफ बचा। ये ग्राफ आ गया, बस दिखने में वैसे ही ग्राफ आएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नोटेड डाउन। ठीक है, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया x को mod x से रिप्लेस करना। x को निकाल के mod x रख दिया, मतलब y बराबर fx का ग्राफ हमें पता है और यहाँ से x निकाल के mod x रख दिया, इसका ग्राफ बनाना है। तो प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट रिमूव ग्राफ फॉर नेगेटिव x। ये ठीक है, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव x होगा, वहां पे जो भी ग्राफ है उसको मिटा दिया, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। देन उसके बाद मेक सेम ग्राफ फॉर नेगेटिव x एज दैट ऑफ पॉजिटिव x। मतलब पहले तो हमने जो पहले नेगेटिव x वाला, नेगेटिव x कहाँ पे होता है, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे, वो ग्राफ अगर है तो मिटा दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जैसा राइट पे ग्राफ है वैसे ही लेफ्ट पे बना दिया। ये ठीक है, डिट्टो वैसे ही ग्राफ बना दिया, राइट वाला एज इट इज रहा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लिया y बराबर e⁻x का ग्राफ हमें पता है, हमने x को रिप्लेस कर दिया mod x से, तो y बराबर e⁻x का ग्राफ आ गया। ठीक है, y बराबर e⁻x का ग्राफ ऐसे होता है, y एक्सिस, x एक्सिस, ऑरिजिन, ये हो गया 0,1। x को mod x से रिप्लेस करने का प्रोसेस क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ मिटा दिया, तो ये मिटा दिया, केवल इतना बचा। ठीक है, इधर वाला मिटा दिया, ये तो पहला चीज़ था। ठीक है, अगर यहाँ नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, सेकंड स्टेप तो हम फिर भी करेंगे। उसके बाद क्या किया, जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही ग्राफ इधर बना दिया, तो ये ग्राफ आ गया 0,1, ऑरिजिन x एक्सिस। ठीक है, तो अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन में x की जगह mod x रखा तो जो नेगेटिव x वाला ग्राफ है वो मिटा दिया, और जैसा राइट में ग्राफ है वैसे ही लेफ्ट में बना दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया। अब तुम इसको ऐसे देखो कि सिमेट्री से अगर मैंने y को रिप्लेस किया mod y से, ठीक है, मतलब y को हटा के mod y लिख दिया, बाकी सब कुछ ऐसे ही है,
तब हम क्या करेंगे, सिमिट्री से। जब x को रिप्लेस किया था तो नेगेटिव x का ग्राफ हटाया था और पॉजिटिव जैसा नेगेटिव में बना दिया। तो जब हम y को रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव y वाला ग्राफ हटा दिया। नेगेटिव y कहाँ पे होता है, नीचे, तो इधर का ग्राफ हटा दिया। तो यहाँ तो ग्राफ है ही नहीं, कोई बात नहीं। बट सेकेंड स्टेप तो फिर भी करेंगे कि ये वाला ग्राफ मिटा दिया, यहाँ पे कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव जैसा ग्राफ इधर बना दिया। तो पॉजिटिव जैसा ही ग्राफ इधर बना दिया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये ऑरिजिन, ये हो गया 0,1 एंड ये हो गया 0,-1, ये ग्राफ आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, x को -x से कैसे रिप्लेस करते हैं, फिर हमने बोला कि x को ax से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, x को 4x लिख दिया। ठीक है, फिर अभी हमने पढ़ा कि x को mod x से कैसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब आता है फोर्थ पॉइंट कि x को हमने x माइनस a से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मतलब y बराबर fx का हमें ग्राफ पता था और y बराबर f ऑफ x की जगह क्या लिख दिया, x माइनस a। ठीक है, a मान लिया पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब x की जगह हमने x माइनस 3 लिख दिया। तो प्रोसेस क्या होगा, वेरी सिंपल। अगर हमने x की जगह x माइनस 3 लिखा तो पूरे ग्राफ को राइट पे शिफ्ट कर दिया 3 यूनिट से। ठीक है, तो शिफ्ट इंटायर कर्व टूवर्ड्स राइट विद a यूनिट्स। ठीक है, x की जगह x माइनस 4 लिखा तो हमने पूरे ग्राफ को राइट पे शिफ्ट कर दिया 4 यूनिट से। ये प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर x माइनस 4 है तो राइट पे जाएगा ग्राफ, नेगेटिव साइड पे नहीं जाएगा। तो ग्राफ खींच लेते, जैसे मान लिया अभी हमने साइन इनवर्स x का बनाया था। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये -1 था, ये 1 था, इट वॉज π/2 माइनस π/2, ऑरिजिन x एक्सेस y एक्सेस। ठीक है, अब मान लिया हमने x की जगह लिखा x+1, तो यह आ गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x+1। ये ठीक है, आप ध्यान से सुना, अगर बीच में माइनस होता तो ये राइट पे शिफ्ट होता। तो अगर हम x की जगह x-1 लिखते तब ये राइट पे शिफ्ट होता 1 यूनिट से। अभी तो क्या है, x की जगह x+1 किया है तो पूरे ग्राफ को इधर शिफ्ट करेंगे 1 यूनिट से, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अगर मैं पूरे ग्राफ को 1 यूनिट इधर ले जाऊं तो ये डिस्टेंस तो 1 ही है, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा एंड ग्राफ विल लुक लाइक ऐसे। ये 1 यूनिट और उधर चला गया तो ये -2 पे आ गया, ये 0 पे था -1 पे आ गया, ये 0 पे आ गया, इट विल रिमेन π/2। y एक्सिस की वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा, y ये हो गया। ठीक है, तो अगर हमने x की जगह x+1 किया, x को चेंज किया तो x एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट होगा इधर उधर, प्लस है तो नेगेटिव साइड में जाएगा उधर। ठीक है, यहीं से हम बोल सकते हैं, देखो अगर हमने y को शिफ्ट किया y-1 से, तो मतलब ये इक्वेशन आ गया y-1 बराबर साइन इनवर्स x। तो डिट्टो इसी लॉजिक से, अगर हमें ये लॉजिक समझ में आया, इसी लॉजिक से अगर हमने x को रिप्लेस किया x-3 से तो हम पूरे ग्राफ को x एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करें 3 यूनिट से। तो अगर हमने y को रिप्लेस किया y-1 से तो हम y एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करेंगे ऑफ कोर्स।
पहली बात। दूसरी बात, अगर y को हमने रिप्लेस किया है y माइनस 1 से, माइनस है बीच में, तो ग्राफ पॉजिटिव साइड में जाएगा, ऊपर जाएगा 1 यूनिट से। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक जाने में y की जगह y माइनस 1 लिखा है, तो इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर उठा दिया। अब 1 यूनिट से ऊपर उठाएं तो कितना ऊपर उठाएं, ये ठीक है, एक बच्चा हो सकता है खूब ऊपर उठा दे, यहां तक ले जाए, दूसरा बच्चा हो सकता है कि ऐसे काटता हुआ बना दे एक्स एक्सिस को। तो इसका भी मेरे को थोड़ा सा हिसाब रखना पड़ेगा कि ये ऊपर जाएगा पॉइंट या नीचे ही रहेगा। तो वो तो वैसे देख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज π/2, या मतलब डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होता है, जीरो भी हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होता। तो π/2 डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे पाई 180 थोड़ा रखेंगे, वो तो 180 डिग्री होता है, पाई की वैल्यू रेडियन में रखेंगे, वो कितना होगा 3.14 के आसपास। उसको हमने अगर 2 से डिवाइड किया तो आई विल गेट 1.57 समथिंग। उसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये 1.57 के आसपास है। तो अगर मैंने इसको 1 यूनिट ऊपर उठाया तो ये पॉइंट फिर भी नीचे रह जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा था, तो 1 यूनिट ऊपर उठाया तो यहाँ तक कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल ग्राफ है इट विल लुक लाइक ऐसे। ठीक है, ये तो -1 ही रहा। ठीक है, ये वैल्यू पहले -π/2 पे था, बट अब 1 यूनिट ऊपर यहाँ पे चला गया। ये पहले 0 पे था, बट 1 यूनिट ऊपर अब 0,1 पे चला गया। और ये जो वैल्यू है पहले π/2 था, अब π/2 + 1 हो गया। तो ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। ये ठीक है, एक्स एक्सिस पे कुछ चेंज किया नहीं है, ये 1 रहेगा, ये -1 रहेगा। अगर हमने ग्राफ को ऐसे पैरेलली ऊपर शिफ्ट करें तो इन लाइनों के बीच में ही रहेगा, वो तो एज इट इज। तो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा ग्राफ। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चार ट्रांसफॉर्मेशन अपना हो गया। कौन कौन सा? x की जगह -x रखना, y एक्सिस में पूरे ग्राफ को ऐसे पलट देते थे। x की जगह ax रखना, तो x एक्सिस की सारी वैल्यूज को a से डिवाइड कर दिया। x की जगह mod x रखना, तो y एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा दिया और जैसा ग्राफ इधर आया वैसे इधर बना दिया, दोनों तरफ एक जैसा ग्राफ बन गया। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन था। फोर्थ अभी हमने क्या सीखा, x की जगह x -2 रखना, तो पूरे ग्राफ को 2 यूनिट से आगे शिफ्ट कर दिया। ये चार ट्रांसफॉर्मेशन था x के ऊपर। एग्जैक्टली सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन y के ऊपर आ जाएगा। तो अगर हमें x वाला याद है तो y वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन फिफ्थ के ऊपर कि fx को mod fx से रिप्लेस करना। मतलब हमें y = fx का ग्राफ पता है, ठीक है, बट y = mod fx का ग्राफ चाहिए। तो देखो यहाँ पे इससे पहले जितनी भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी उसमें क्या था, x और y पे कोई कंडीशन नहीं, कोई कहीं पे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब फंक्शन हो ना हो, कर्व हो, चलेगा सब। x और y दोनों एक तरफ लिखा हो, x न्यूमरेटर में लिखा हो, डिनोमिनेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे वो ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है। बस अगर हमने मान लिया एक से ज़्यादा जगह x लिखा है और हमने x की जगह mod x रखा, तो जितनी जगह भी x लिखा है सब जगह mod x लगाएंगे, तब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काम करेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा प्री कंडीशन रखेगा। ये बोलेगा कि देखो ये जब भी वैलिड है जब लेफ्ट हैंड साइड पे y हो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ये नहीं बोला कि y का फंक्शन हो, केवल y होना चाहिए और कुछ नहीं, y + 1 नहीं चलेगा।
2y+3 नहीं चलेगा, केवल y, साइन y नहीं चलेगा, केवल y होना चाहिए, x से रिलेटेड सब राइट होना चाहिए, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन काम करेगा। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है कि बस नीचे वाला ग्राफ ऊपर ले गए, तो इसमें क्या होगा, पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो x एक्सिस will move to above x axis। मतलब जो कर्व का पोर्शन है x एक्सिस के नीचे, वो पलट के ऊपर चला जाएगा, दैट विल मूव टू अबव x एक्सिस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ln x। अब इक्वेशन चाहे कुछ भी लिखाओ, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चीज़ है वहाँ y होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, y+1 y-1 कुछ नहीं चलेगा, और बाकी सब राइट पे। ये हमारा f की तरह काम करेगा, fx की तरह काम करेगा। तो अगर हमने f को रिप्लेस किया मॉड f से, तो दैट वुड मीन कि हमारे पास इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, मतलब इस वाले केस में तो fx इज आर ln x, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, ln x। ठीक है, ग्राफ कैसे आएगा, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये पॉइंट हो गया 1,0। ठीक है, ln पे मॉड लगाया तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि इसका ग्राफ कैसे आएगा कि नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया मतलब रिफ्लेक्शन की तरह ऐसे आएगा, x एक्सिस, ओरिजिन, y एक्सिस। मतलब ये जो ग्राफ है ये तो ऐसे ही रहा, ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ, इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जाएगा, ये ठीक है, ऐसे ही रिफ्लेक्शन आएगा ना इसका, मतलब ऐसे नहीं कि उल्टा बना दिया हमने, ऐसे ही जाएगा। अगर इधर ऐसे ऐसे जा रहा था तो इधर भी ऐसे ही जाएगा, दिस विल बी 1,0। तो ये हो गया हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का। ठीक है, अभी तक तो हम समझाने के लिए पहले हमने बोला कि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x से इसका ग्राफ बनाना, ये सब काम कर रहे थे। एक्चुअल में जो सिचुएशन आएगा वो क्या आएगा कि उसने कोई कर्व लिख दिया, ठीक है, वो कर्व ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से बनने वाला है। ठीक है, अब मेरे को ये कर्व आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कर्व से शुरू करके यहाँ तक पहुँचे। मतलब क्वेश्चन में तो यहाँ पे वो बोलेगा कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x खींचो। अब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x कहाँ से आएगा, उसके लिए हमारा बेसिक कर्व, स्टार्टिंग बेसिक कर्व क्या होना चाहिए वो तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। तो 99% तो समझ में आ ही जाएगा कि y इज इक्वल टू मॉड ln x है, तो ऑफकोर्स ln x ही आएगा, उसके ऊपर मॉड लगाना है बस मेरे को। ठीक है, बट कहीं कहीं हमें दिमाग लगाना चालू, मतलब दिमाग लगाने की हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े, जहाँ पे आई विल बी डिसाइडिंग कि कहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अब भैया हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। Draw the following graphs. Mod sin x, second y is equals to sine of mod x, third y is equals to cos inverse x plus 1, fourth
ठीक है, यू आर सपोज टू पॉज द वीडियो और जो भी हमने प्रोसेस बताया था कि मॉड लेने पे ये करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे ऐसा करते हैं, वैसे करके सारे ग्राफ बनाओ। ठीक है, देन उसके बाद पॉज हटा दिया और वीडियो कंटिन्यू किया, उसके बाद यू कैन मैच। आई एम गोइंग फॉर द आंसर्स। तो देखो फर्स्ट वाले में हमारा स्टार्टिंग कर्व क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और फिर हमने f पे मॉड लगाया, मतलब f को रिप्लेस किया मॉड f से, तो y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। f पे मॉड लगाने का तरीका क्या था कि नीचे वाला जो ग्राफ है वो सीधा ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, नीचे वाला ग्राफ ऊपर ले गए, तो ये पहले से ऊपर था, ये नीचे से ऊपर आ गया, तो ये आ गया, फिर ये ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू सब जगह 1 हो जाएंगी, 0, पाई, 2 पाई। ठीक है, अब इसके लिए तो हमें बेसिक कर्व भी याद होने चाहिए ऑफकोर्स, कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ये सब भी मेरे को अच्छी तरह रटा होना चाहिए। वो तो हमने पहले बोल दिया कि जितने भी ग्राफ्स हैं बेसिक कर्व वाले वो सब हमारी टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले केस में y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। ठीक है, तो इसको भी हम यहीं से बना लेते हैं। हमने क्या किया, x की जगह मॉड x किया, यहाँ पे तो f की जगह मॉड f किया था, तब ये fx की तरह ट्रीट हो गया, इस पूरे के ऊपर मॉड आया। यहाँ पे जो मॉड है केवल x के ऊपर आया, तो x को मॉड x से कैसे रिप्लेस करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ मिटा दिया। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है वो मिटा दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला मिटा दिया, राइट हैंड साइड का एज इट इज बना रहने दिया। अब जैसा ग्राफ राइट में है, प्रोसेस तो हमने यही बताया था ना कि लेफ्ट हैंड साइड वाला मिटा दिया और जैसा राइट में वैसा ही लेफ्ट में बनाया। तो राइट में अगर ऐसा है तो लेफ्ट में भी ऐसे ही बना दिया। तो ये ग्राफ आएगा 0, ये पाई था, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, -1 1, तो यहाँ पे भी ये माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये माइनस पाई हो गया, ये -2 पाई हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के हमने प्रोसेस बताया था कि x की जगह -x किया तो y एक्सिस में पूरा रिफ्लेक्ट कर लिया, ये एक जगह लिख के और उनको याद कर लिया अच्छी तरह, वो भी हमारे टिप्स पे होना चाहिए, तभी तो हम फॉलो कर पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे थर्ड केस में हमें किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x प्लस 1 का। ठीक है, कहाँ से शुरू करें, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x से चालू करें। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनते हैं। ठीक है, -1 0 1, ये कितना हो गया, पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। अब देखो x के अंदर कुछ रख के तो जो भी आएगा वो तो इस ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर तो आएगा नहीं। तो ये जो 1 है वो हमें x की तरफ से नहीं मिलेगा, ये भी मेरे को सोचना पड़ेगा कि कहाँ से लेके आए ये 1, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। तो ऑफ कोर्स अगर इस इक्वेशन में मैं y की जगह y -1 कर दूं, +1 नहीं, मतलब मैं यहाँ पे y को निकालूं और इसकी जगह y -1 रख दिया। अब वो जो -1 है उसको इधर ले जाओ तो यह आ जाएगा। -1 को उधर ले जाना कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो तो रीअरेंजमेंट हो गया टर्म्स का। तो रीअरेंज करने से टर्म्स को ग्राफ चेंज नहीं होता। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो ये है कि y को निकाल के हमने y -1 रख दिया, इक्वेशन ही चेंज कर दिया। इक्वेशन चेंज कर दिया तो ग्राफ चेंज हो जाएगा। y की जगह अगर y -1 किया तो क्या होगा, हमने ऐसे बोला था कि अगर y की जगह y माइनस करोगे, बीच में माइनस होगा तो ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, y एक्सिस की डायरेक्शन में ऊपर जाएगा 1 यूनिट से। तो मतलब ये पूरा ग्राफ ऊपर खिसक जाएगा।
तो देखो ऊपर खिसकाने का एक तरीका ये है कि ऐसे बना और फिर हमने इसको एक्स एक्सेस बोल दिया, तो ओरिजिन वाई एक्सेस, इसको बोल दिया y बराबर 1, तो ग्राफ ऊपर खिसक गया ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट विल रिमेन 1, ठीक है, ये तो ऐसे ही -1, यहाँ 1 आ गया, ये पहले π/2 था, अब π/2 + 1 हो गया। ये वाला ग्राफ पहले पाई था, अब ये पाई +1 तक चला गया। पूरा ग्राफ अगर ऊपर शिफ्ट कर दिया तो, ठीक है। सो दिस इज थर्ड। अब आता है फोर्थ कहां तक हमें जाना है? y = ln mod x, ठीक है। नो प्राइस फॉर गेसिंग कि कहां से शुरू करेंगे, y = ln x से। वो कैसे बनता है? ऐसे 1,0 x एक्सेस, ठीक है। x की जगह मतलब यहां पे देखा और यहां पे देखा, इन दोनों इक्वेशनों में क्या अंतर है? यहां पे x लिखा है, यहां mod x लिखा है, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा? x की जगह mod x रखना। x की जगह mod x रखने से क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ मिटा दिया, तो वो तो यहाँ पे पहले से नहीं है, तो अच्छी बात है। फिर दूसरा स्टेप भी जरूर करेंगे, चाहे पहले स्टेप में ग्राफ हो या ना हो, दूसरा स्टेप जरूर करेंगे। वो क्या है? इस ग्राफ को हटा दिया और इसके जैसा ही ग्राफ इधर बना दिया। तो इसके जैसा ग्राफ अगर इधर बनाओगे तो इट विल लुक लाइक दिस। ये हो गया 1,0, दिस इज एक्स एक्सिस, ये ग्राफ आएगा। ठीक है, तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन। फिफ्थ ग्राफ क्या है? किसका ग्राफ चाहिए? y = mod x² - 4 का। तो एक मिनट के लिए अगर मॉड को छोड़ दें तो y = x² - 4 से शुरू करके यहाँ तक आ सकते हैं। और कैसे आएंगे? इसके ऊपर मॉड लगा दिया, तो ये राइट हैंड साइड तो fx की तरह ट्रीट होगा अगर लेफ्ट हैंड साइड y है। तो यहाँ से यहाँ तक आने को हम क्या बोलेंगे? f को मॉड f से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो y = x² - 4 इज ए पैराबोला, ऐसे करके बनेगा। y एक्सिस ऑरिजिन, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 0, -4 हो गया x एक्सिस। f की जगह मॉड f करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, नीचे वाले ग्राफ को ऊपर ले गए बस। तो ये ग्राफ ऊपर चला गया, y एक्सिस ऑरिजिन, x एक्सिस 2, 0 -2, दिस विल बी 0, 4। ठीक है, ये ग्राफ हो गया हमारा फाइनली। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि f को मॉड f से रिप्लेस करें या फिर y को मॉड y से रिप्लेस करें, एक ही बात है। ठीक है, वो बोलेंगे y और fx बराबर है, तो मॉड y पे लगाओ या fx पे लगाओ, एक ही बात है। बिल्कुल गलत है। y और fx जो बराबर है वो इसके लिए, अब जो हम नया ग्राफ बना रहे हैं वो तो दूसरा ग्राफ है ना, उसके लिए y और fx होना बराबर है। अगर उसके लिए भी दोनों चीज बराबर हो तो ग्राफ फिर सेम ही आएगा, फिर क्यों चेंज करने हैं उसको? ये तो हम y = fx की हेल्प लेके बाकी के ग्राफ बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर f पे मॉड लिया तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाता है, बट अगर हमने y पे मॉड लिया तो कुछ याद है, x पे मॉड लिया तो नेगेटिव x का ग्राफ हटा दिया और पॉजिटिव जैसा नेगेटिव में बना दिया। तो वैसे अगर हमने y पे मॉड लिया तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव y का ग्राफ हटा दिया, मतलब ये वाला ग्राफ मिटा दिया और ऐसे बचा, बस नीचे वाला पैराबोला मिट गया। और फिर जैसा पॉजिटिव में वैसा ही नेगेटिव में बना दिया, तो ऐसे करके बनेगा x एक्सिस ऑरिजिन, y एक्सिस, दिस विल बी 2, 0, दिस विल बी -2, 0।
तो जो ग्राफ है इसका वो ऐसे दिखाई देगा, मॉड वाई बराबर एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ तो ऑफकोर्स ऐसे दिखाई देगा, बट इसकी हेल्प से हमने अगर इसका ग्राफ बनाया तो वो ऐसे दिखाई देगा। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो अगर हम बोले कि वाई पे मॉड लगाया या एफ एक्स पे मॉड लगाया तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये ठीक है, दोनों अलग अलग ग्राफ आएगा। ठीक है, तो नोटेड डाउन।